नई सुबह का उजाला, नई ऊर्जा आपके जीवन में भरे, हर कदम पर सफलता आपके नाम करे। जीवन अपने लिए तो जीते हैं सभी, जीना वो जीना है सफल जो स्वार्थ को त्याग कर कुछ परमार्थ करे। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। परोपकार, दया का भाव ही मनुष्य की पहचान है। समय हर व्यक्ति को अपनी अच्छाई व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। उसमें हम स्वार्थ करते हैं या फिर परमार्थ यानी परोपकार, ये हम पर निर्भर करता है और यही निर्णय हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। जीवन के मायने क्या है वो समझाता है। समय के साथ ही पता चलता है कि जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी, जीवन उत्तम बनेगा या फिर स्वार्थी। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, बृहस्पतिवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। परहित अर्थात दूसरों का हित करने से कैसा सुखद अनुभव होता है, ये वो व्यक्ति ही समझ सकता है जो परोपकार करता है। परोपकार कई तरह के होते हैं, लेकिन परोपकार का आरंभ स्वयं से ही करना चाहिए। एक छोटा सा परोपकार अपने लिए करना चाहिए, अर्थात अपने स्वभाव को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि अशिष्ट शब्द और व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ना करें जिससे उसका अपमान हो, किसी का स्वाभिमान आहत हो। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित रखना, उन्हें सकारात्मक बनाए रखना सबसे अच्छा परोपकार है, जिसका आरंभ आप अपनी ओर से कर सकते हैं और जिसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। श्रद्धानः शुभां वेद्यां हीनादपि समाप्नुयात् सुवर्णमपि चामेध्याददीता विचारयन्। अधम व्यक्ति के पास उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, और सोना यदि अपवित्र स्थान पर भी पड़ा हो तो उसे बिना हिचकिचाहट उठा लेना ही उचित बताया गया है। If a noble knowledge resides with an ignoble person, it should still be received with reverence, just as gold, even when lying in an impure place, is worth picking up without hesitation. काशी सदियों से ही सूती, रेशमी बुनाई और जरी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र रही है, जो अपनी सकारात्मकता का, अपनी कलात्मकता का परिचय देता है। ये परिभाषा है उस पवित्रता की, ऐश्वर्य की, जो इस कला के माध्यम से प्रस्तुत होती है। काशी के हस्तशिल्प स्क्रीन पेंटिंग में की जाती है, जिसका उपयोग करके स्याही या रंगों को कपड़ों पर स्थानांतरित किया जाता है और इसके लिए स्क्रीन यानी जाली का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पेंटिंग काशी के धार्मिक, सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करती है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी जनेंद्र की ये रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में काशी यानी वाराणसी के वस्त्रों का स्थान अत्यंत उच्च और प्राचीन है। यह सदियों से सूती और रेशमी बुनाई, विशेष रूप से बनारसी साड़ियों और ब्रोकेड जरी वस्त्र का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां कला, धर्म और शिल्प का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित हुआ है। स्क्रीन पेंटिंग इस पारंपरिक ज्ञान में एक आधुनिक अलंकरण तकनीक के रूप में अपना योगदान देती है।
काशी के वस्त्रों को केवल कपड़ा नहीं बल्कि पवित्रता और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। स्क्रीन पेंटिंग कला का प्रयोग मिस्र यानी इजिप्ट देश से माना जाता है, जिसके बाद इस कला का प्रयोग विश्व के सभी देशों में होने लगा। स्क्रीन प्रिंटिंग वास्तव में मिस्र वासियों ने शुरू किया था और बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों ने इसकी शुरुआत दीवालों पर प्रिंटिंग के लिए किया था। इसमें हम दो तरह के कपड़ों का यूज करते हैं। एक तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का, सिल्क के कपड़े का यूज करते हैं, और दूसरा नायलॉन से बने कपड़ों का यूज करते हैं। अब ये जो कपड़ों का ताना बना होता है उसमें मैश यूज करते हैं। कितना घना ताना बना है उसके अनुसार उसका नंबरिंग किया जाता है। जितने कम नंबर होते हैं उसके ताने बाने उतने विरल होते हैं, और जितने घने ताने बाने होते हैं उसके नंबरिंग अधिक होते हैं। तो इसके माध्यम से हम स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, इंक डालते हैं और नीचे उसकी छपाई होती है। स्क्रीन पेंटिंग कपड़े पर छपाई की एक विशिष्ट तकनीक है, जिसमें एक जाली स्क्रीन का उपयोग करके स्याही या रंग को कपड़े की सतह पर स्थानांतरित किया जाता है। स्क्रीन पेंटिंग ने सूती और साधारण रेशमी वस्त्रों पर पारंपरिक बनारसी रूपांकनों जैसे बेल, बूटी, जाली को कम लागत में मुद्रित करने की सुविधा दी। इससे बनारसी डिजाइन की पहुंच समाज के बड़े वर्ग तक संभव हुई। जो पेपर से डिजाइन बना रहे हैं ये प्रिंटिंग साइज है, साड़ी का जो ओरिजिनल प्रिंटिंग साइज है। इसके बाद ये ट्रेसिंग होगा, ट्रेसिंग के बाद फिर नेगेटिव निकल जाएगा, नेगेटिव निकालने के बाद फिर एक्सपोजिंग होगा फ्रेम में, उसके बाद हम लोग प्रिंटिंग में यूज करते हैं। ब्रोकेड बुनाई एक अत्यंत श्रम साध्य और महंगी प्रक्रिया है, जहां एक साड़ी को हाथ से बुनने में सप्ताह या महीने लगते हैं। वहीं स्क्रीन पेंटिंग से डिजाइन को तेजी से और बड़ी मात्रा में कपड़ों पर उतारा जा सकता है। यह तकनीक कारीगरों को आधुनिक बाजार की मांग को पूरा करने में सहायक होती है। इस प्रकार की प्रिंटिंग बहुत ही सुंदर होती है। इसमें कुछ उभारदार प्रिंट होते हैं, कई कलर के टोन इसमें यूज कर सकते हैं, और इस तरह के प्रिंट हमें कम संख्या में भी यदि करना हो, 2, 4, 5 या 10 की संख्या में करना हो, तो इस तरह की प्रिंटिंग हमारे लिए सस्ती भी होती है। इस तरह की प्रिंटिंग हमारे यहाँ फाइन आर्ट में सीरियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे फाइन आर्ट के बच्चे काफ़ी संख्या में इस प्रिंटिंग को करते हैं, और अभी भी जैसे टी शर्ट पे, बॉटल पे, कप पे हमें थोड़ी मात्रा में प्रिंटिंग करनी है तो हमें ये माध्यम सबसे अधिक उपयुक्त होता है। स्क्रीन पेंटिंग बुनकरों की जटिल कढ़वा या पट्टू बुनाई की कला को प्रतिस्थापित नहीं करती, बल्कि यह सूती वस्त्रों और हल्के रेशम पर अतिरिक्त और समकालीन डिजाइन बनाने का एक माध्यम बनती है। यह पारंपरिक ज्ञान को बनाए रखते हुए नए कलात्मक प्रयोगों के लिए द्वार खोलती है। काशी की स्क्रीन पेंटिंग केवल एक मुद्रण तकनीक नहीं है, बल्कि यह वह माध्यम है जिसके द्वारा पवित्र नगर के धार्मिक, सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। अतः स्क्रीन पेंटिंग बनारसी सौंदर्य को व्यापक रूप से प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कला किसी भी रूप में हो, जीवन में रचनात्मकता को बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार परोपकार किसी भी रूप में किया जाए, जीवन में आनंद और संतुष्टि को बढ़ाता है। परोपकार से युक्त मनुष्य दुख रहित होकर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अतः मनुष्य को यथासंभव परोपकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ओ हरि भैया, अरे वाह,
खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दादा कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहा जाता है कि महान सेवा वो होती है जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की इस तरह सहायता करते हैं कि वो आत्मनिर्भर बन जाए और आगे अपनी सहायता स्वयं कर सके। ऐसे जीवन में कई स्थितियां होती हैं जिसकी वजह से कुछ व्यक्ति अक्षम हो जाते हैं। कॉर्निया को क्षति दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। कॉर्नियल दृष्टिहीनता का इलाज संभव है। इसके लिए आवश्यकता होती है एक स्वस्थ कॉर्निया की, और इसके लिए संभव तभी हो सकता है ये जब कोई एक व्यक्ति नेत्रदान करता है। नेत्रदान करने से कई लोगों के जीवन को रोशन किया जा सकता है। जब नेत्रदान करने का विषय आता है तो मन में कई प्रश्न उठते हैं। नेत्रदान के विषय में जागरूकता और जानकारी बढ़ाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से, और ये समझ लेते हैं कि नेत्रदान का क्या महत्व है और नेत्रदान की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण की जा सकती है। नेत्रदान महादान है। ऐसे कई लोग हैं जो नेत्रदान करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि नेत्रदान कौन कर सकता है। कॉर्निया को क्षति दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। किसी कारणवश यदि कॉर्निया को क्षति हो जाए तो व्यक्ति की दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से जा सकती है। कॉर्निया में क्षति के कई कारण हो सकते हैं। कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण कॉर्निया को क्षति होने पर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को जरूर ठीक किया जा सकता है 3 लेवल्स पे। एक है अगर हमारे कॉर्निया में चोट लगे या कोई इन्फेक्शन हो तो उसका तुरंत इलाज सही तरीके से हो तो वो कॉर्निया बच सकता है और रोशनी भी बच सकती है। इंजरीज एंड इन्फेक्शंस की वजह से कॉर्निया डैमेज हो जाता है और ज़्यादातर ये इंजरीज काफ़ी प्रिवेंटेबल होती है। जिनका कॉर्निया डैमेज हो चुका और उसका और कोई इलाज नहीं है तो उस स्टेज पे हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं कि जो ओपेक या डैमेज्ड कॉर्निया है उसको हटा के फ्रेश डोनेटेड कॉर्निया को लगा सकते हैं ताकि पेशेंट की रोशनी वापस आ सके। कॉर्नियल दृष्टिहीनता को ठीक करने के लिए व्यक्ति को एक स्वस्थ कॉर्निया की आवश्यकता होती है। स्वस्थ कॉर्निया मिलने पर क्षतिग्रस्त कॉर्निया को निकालकर किसी व्यक्ति द्वारा मिला हुआ स्वस्थ कॉर्निया प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। एक स्वस्थ कॉर्निया तभी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करे। नेत्रदान की प्रक्रिया सरल है। किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान की प्रतिज्ञा कर सकता है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही दान की गई आंखें ली जाती हैं। कॉर्निया को मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर निकाल लिया जाना चाहिए। दान किए गए कॉर्निया से नेत्रहीन व्यक्तियों की दृष्टि बचाई जा सकती है। नेत्र निकालने में केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान से चेहरे पर कोई निशान या विकृति नहीं होती। दान की गई आंखों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। पंजीकृत नेत्रदाता बनने के लिए अपने नजदीकी नेत्र बैंक में संपर्क करना होता है। हम मेडिकल प्रोफेशनल्स में भी एंड ऑफ्थेल्मिक सर्कल्स में भी
मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स करते हैं सो दैट ऑल specialists are comfortable with knowing how to treat patients who have corneal disorders. ज़्यादा से ज़्यादा आई डोनेशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक अच्छा काम है, किस्म का महादान है और बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित है इस कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से और तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए हम कॉर्निया डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन का काम बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ये फैसिलिटेट करें। नेत्रदान की प्रतिज्ञा अवश्य लें। आपका नेत्रदान किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकता है, इसलिए नेत्रदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर यदि मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो इसके लिए सर्वप्रथम और सबसे उपयोगी है दया भाव और परोपकार। यदि आप अपना नेत्रदान करते हैं तो कई जिंदगियों को रोशन कर रहे हैं, इसलिए नेत्रदान की प्रतिज्ञा अवश्य लें। जब भी हम कोई अच्छा कार्य, कोई दान या परोपकार करते हैं तो वो व्यक्ति को समभाव में ले जाता है और ये भी योग का एक प्रकार है। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। नियमित रूप से योग करने से कई रोगों से बचाव होता है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो नेत्रों की ज्योति को ठीक रखने में अर्थात नेत्रों को स्वस्थ रखने में और दृष्टि को बेहतर रखने में उपयोगी है। आंखों के तनाव को, आंखों के थकावट को कम करने के लिए योग। तो आइए देखते हैं आंखों के तनाव को कम करने के लिए योग के तकनीक, जिसके लिए त्राटक जो एक टेक्निक है योग में जो आंखें के तनाव को कम करने में मदद करती है। उसके लिए थंब गेजिंग, इस तरह से हाथों को रखेंगे और आपके अंगूठे जो है आपके आंखों के सामने हो, यानी हमारे आई लेवल पे। अब जो हाथ हमने दाहिना हाथ लिया है, इस हाथ को अब इस अंगूठे को बाएं कंधे की तरफ लेके जाएंगे और अंगूठे को देखते रहेंगे। अंगूठे के नेल पॉइंट पर वहीं तक ले जाएं जहां तक वो दिखाई दे रहा है। जैसे ही लगे कि अब अंगूठा दिखाई नहीं देगा तो वहां से उसे वापस लेके आ जाएं। वापस लेकर आएं और मध्य में, सेंटर में। अब इसके बाद पहला हाथ हटाने से पहले दूसरा अंगूठा यहाँ लाएंगे। अब इस अंगूठे को देखते हुए इसके अपोजिट कंधे की तरफ लेके जाएंगे और जहाँ तक आपको अंगूठा दिखाई दे वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद फिर धीरे से वापस पहली जगह पर आ जाएंगे। अब इस अंगूठे को देखते रहेंगे और अंगूठा देखते हुए उसे अपोजिट कंधे की तरफ जाने देंगे जहाँ तक आप अंगूठा देख सकते हो। जैसे आपको लगे अंगूठा दिखाई नहीं दे रहा है तो वहाँ से वापस फिर से पहले वाले स्थान पे आ जाएंगे। आँखों को बंद करने के बाद हथेलियों को घर्षण करेंगे, अच्छी तरह से गरम करेंगे। हथेलियों को गरम करने के बाद इस तरह से आँखों को सेक देंगे। और फिर धीरे से कोमलता से आँखों को खोलेंगे। तो आइए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से आंखों के तनाव को कम करने के लिए। नमस्कार। स्क्रीन के ऊपर काम करते रहने से आंखें थक जाना स्वाभाविक बात है, लेकिन कुछ डिसिप्लिन लानी जरूरी है और ये डिसिप्लिन है 20-20-20 फॉर्मूला कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आप कोई दूर की चीज़ को देख लीजिए जो आपके करीब ना हो। तो बारी से दूर कोई पेड़ दिख रहा हो, पक्षी उठ रहा हो, वहाँ देख लिया और 20 मिनट के लिए थोड़े से लंबे सांस ले लिए या कुछ न कुछ खड़े हो गए अपनी जगह से, ये करके और फिर बैठे तो ये एक फ़ायदा करेगा। बॉडी में आँखों को स्ट्रॉन्ग कर रखने के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है और इसलिए गाजर है, मूली है, ये चीज़ें और साथ में बादाम भिगोए हुए, ये एप्पल और सबसे ज़्यादा पालक की चीज़ें, पालक की पनीर, ये सारी चीज़ें बहुत सही रहेगा। तो खाने पे भी थोड़ा ध्यान दें। जब भी कभी मौका मिले आंखें बंद कर लिए, कभी थोड़ी थोड़ी आंखें मटका लिए
पानी हाथ में लेकर आंखों को डुबाकर थोड़ा आंखों को मटका लें जिससे आंखें धुल जाए, ये सब जरूरी। नमस्कार। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसका बिल्कुल भी अहंकार न करना, यही सच्ची शिक्षा है, यही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान किसी भी रूप में हो उस प्रकाश की तरह होता है जो जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के पास। अभिनंदनम अभिवंदनम अभिवादनम च सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः संस्कृतपाठशालायाः अभिनवायाम् एतस्यां कक्षायां प्रत्यक्षतः परोक्षतः च संस्कृतं सेवितुं तत्परः अहमस्मि एषः नारायण दत्तमिश्रः। आपने ध्यान दिया होगा कि अहमस्मि, यहाँ अस्मि बोलने के क्रम में मैंने अस्मि के ई इस ह्रस्व अक्षर का विशेष रूप से अर्थात लघुता के साथ उच्चारण किया है, क्योंकि संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण व लेखन होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत की इसी वैज्ञानिकता को हम सर्वथा शुद्ध रूप में व्यवहारित कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। इसी क्रम में आज कर लेते हैं ऐसे शब्दों के लेखन के बारे में विशेष चर्चा जो मूलतः संस्कृत के दो शब्दों या पदों से मिलकर बनते हैं, पर इनके लेखन के अत्यंत चिर परिचित व्यवहार को देखकर हम में से कई संस्कृत अनुरागियों और संस्कृतज्ञों को भी यह भ्रांति हो जाती है कि वे शब्द दो नहीं अपितु वह शब्द या पद एक ही है। देखिए, अभी मैंने कहा अपितु। इस शब्द के उच्चारण में तो किसी विशेष भ्रांति या त्रुटि का अवसर है ही नहीं, परंतु संस्कृत और संस्कृत से प्रभावित अन्य भाषाओं के जानकार भी यहाँ अर्थात अपितु को एक शब्द समझकर और कभी कभी तो दो शब्दों की संगति समझने वाले विशेष जानकार भी अपितु को एक साथ अर्थात बिना किसी अवकाश या गैप के लिख दिया करते हैं। यहाँ संभवतः उनका दोष उतना भी नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा अपि और तु इन दो शब्दों को एक साथ ही तो शीघ्रता के साथ उच्चारित या व्यवहृत किया जाता है। पर यह जान लीजिए कि अपि और तु इन दो शब्दों की कोई संधि नहीं हुई है, न ही यहाँ किसी सामासिक शैली का प्रयोग हुआ है कि इन दो शब्दों का एक साथ ही लिखा जाना चाहिए। पर हाँ, पुरानी और नई संस्कृत के पुस्तकों में या कहें कि उन पुस्तकों के प्रकाशन में यह अवश्य अपितु इस श्लिष्ट रूप में ही हमें मुद्रित दिखता है। पर यह एक अशुद्धि ही है, क्योंकि इस तरह दो शब्दों को जिनके मध्य समास या संधि जैसे व्याकरण परक व्यवहार की अपेक्षा ही नहीं है, उन्हें एक शब्द की तरह लिखित रूप में व्यवहृत किया जाना अशुद्ध ही कहा जाएगा। देखिए, अपितु के ही समान अर्थ वाला और ऐसे ही दो शब्दों की संगति है प्रत्युता। प्रत्युता अर्थात अपितु, जिसे आप बल्कि इस अर्थ में भी समझ सकते हैं। यह प्रति और उत इन दो अव्ययों से मिलकर अर्थात संधि की अपेक्षा के बाद प्रत्युता इस स्वरूप में हमें दिखता है, जो सर्वथा शुद्ध ही है। पर यहाँ अपितु इस उदाहरण में संधि या संगति जैसी अपेक्षा है ही नहीं, अतः अपितु को अपितु इस रूप में लिखा जाना ही सर्वथा शुद्ध या श्रेयस्कर है। वैसे इतने प्रतिपादन के बाद भी कुछ संस्कृत प्रेमियों को यह अवश्य लगेगा कि अपितु का यूं साथ साथ लिखा जाना अशुद्ध नहीं है, आर्ष या निपातन जैसा कुछ है, अर्थात जैसा यह है वैसा ही इसे मान लेना चाहिए, क्योंकि परंपराया यही व्यवहार विद्वानों के लिखे ग्रंथों में दृष्टिगत होता रहता है। पर अब नीर क्षीर विवेक का अवलंबन कर बिना किसी पूर्वाग्रह या दुराग्रह के आप सभी यह समझ चुके होंगे कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि प्रोह्यम नवमित्यवध्यम, अर्थात जो पुराना है वही शुद्ध है, बेहतर है, और जो कुछ नया विचारित आयास है वह निंदनीय है, ऐसा नहीं है। क्योंकि संतः परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययने बुद्धि, अर्थात समझदार लोग तो अपने विवेक से ऐसे विषयों के परीक्षण के बाद ही अच्छे बुरे या शुद्ध अशुद्ध का निर्णय करते हैं, जबकि अल्पज्ञ की बुद्धि सुनी सुनाई बातों पर ही टिकी रहती है।
अस्तु, अब पाठशाला की आज की कक्षा में अपितु को उचित रूप में लिखे जाने के अधिगम को कर लेते हैं दृढ़ और इस शब्द संगति के साथ संस्कृत के कुछ वाक्यों का कर लेते हैं प्रयोग। अहम वदामि न अपितु सूचयामि, मैं बोल नहीं रहा अपितु सूचना दे रहा हूं। एक और वाक्य है, कालः न याति अपितु वयमेव याताः, समय नहीं बीतता है अपितु हम ही बीत जाते हैं। अब एक और वाक्य का कर लेते हैं अभ्यास। अधुना रात्रि न अपितु प्रभातमस्ति, अभी रात्रि नहीं है अपितु प्रभात है। वारं वारं अभ्यासमेव न कुर्वन्तु अपितु सदा तथ्यं अपि स्मरन्तु, अर्थात बार बार अभ्यास ही न करें अपितु हमेशा तथ्य का स्मरण भी रखें। तो ऐसे ही अन्य वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से अपितु को समुचित रूप में लिखने का और इससे जुड़े तथ्य को स्मृत रखने का करते रहें उपक्रम। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में हम लौटेंगे संस्कृत से संबद्ध ऐसी ही कुछ भ्रांतियों को दूर करने वाली प्रस्तुति के साथ। तावत् अनुमतिः देया भवद्भिः पुनरागमनाय। नमो नमः। जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण अर्थात कुंदन बनने के लिए अग्नि में जलना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। दीप बनने के लिए अग्नि में जलना होगा, लक्ष्य पाने के लिए उस राह पर निरंतर चलना होगा। परोपकार की गंगा के अवतरण के लिए हिमालय जैसी तपस्या में पिघलना होगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर उसे बचाया जाए। बुरे कर्म की भावना होती है अभिशाप, दूसरों का जीवन शुद्ध करें अर्थात पुण्य कमाएं आप। दूसरों पर परोपकार करके आप अपने जीवन को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं, उसका उद्धार कर सकते हैं। चाहे वेद पुराण हो या फिर जीवन, इन सभी का है एक ही साथ, स्वार्थ को त्याग दें अपने जीवन से और नित्य करते रहें परोपकार। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।